हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। राम राम भाई सारे ने, हर हर महादेव, बोलो जय बाबा की। बेटा, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं बताओ? हम लोग जो है पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और आज जो उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज जो है उसका क्या है, लेक्चर नंबर 2 है भाई। लेक्चर नंबर 2 है उसका। तो आज के लेक्चर में हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है, सीधे बेटा मुद्दे की बात पे आते हैं और शुरू करते हैं। Importance of species diversity to the community or to the ecosystem. The importance of species diversity to the ecosystem. ठीक है भाई, the importance of species diversity to the ecosystem. ठीक है, आप समझिए कि जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी में उसकी डाइवर्सिटी का क्या रोल है। उसकी स्टेबिलिटी में उसकी डाइवर्सिटी का क्या रोल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। फॉर एग्जांपल, आप खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है आपके पास। उसमें एक साल आपने क्या किया, तुअर लगा दिया, अरहर लगा दिया, दाल लगा दिया, और मान लेते हैं कि दाल वाला कीड़ा जो है फसल में लग गया। तो उस बार क्या हो जाएगा बताइए? आपकी जो फसल है वो खराब हो जाएगी। अगली बार आपने क्या किया, वहां पर चना लगा दिया। पता चला कि जो चना है, चने वाला कीड़ा लग गया। भाई साहब, पता चला चना खराब हो गया। तो ज्यादा बेहतर क्या होगा, आप मिक्स्ड क्रॉप लीजिए, दो तीन फसल लीजिए उसने एरिया में। या तो तीनों बच जाएंगी या कोई ना कोई तो जरूर बचेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वो इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाती है। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ पर डाइवर्स इकोसिस्टम का मतलब क्या है, स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब क्या है। तो स्टेबल इकोसिस्टम का मतलब ये हो जाएगा, पहले ये भी तो समझिए। ये तो हमने कह दिया कि अगर स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर स्पेसीज डाइवर्सिटी कम है, स्टेबिलिटी कम रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि स्टेबल इकोसिस्टम का क्या मतलब है, तो आप क्या बताएंगे? तो जो स्टेबल इकोसिस्टम है, जो स्टेबल कम्युनिटी है, अगर आप उसको स्टेबल कह रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए। बात नंबर 1, शुड नॉट शो should not show too much variation too much variation in productivity too much variation in productivity from year to year from year to year। जो ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी है, साल दर साल जो वहाँ पे पैदावार है, उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। मैं तीनों पॉइंट लिख देता हूँ जो एनसीईआरटी ने दो तीन बातें समझाई हैं, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ। अगला पॉइंट है कि अगर एक स्टेबल इकोसिस्टम है तो इट मस्ट बी रेजिस्टेंट
it must be resistant or resilient resilient to occasional natural and natural as well as man-made disturbance man-made disturbance। और तीसरी बात है must be resistant to must be resistant to invasion by any alien species। भाई जैसे आप है तो आपको ज्यादा स्टेबल कम माना जाएगा। जब अगर कोई आपका विरोध करता है तो आप तार्किक रूप से उसका अपोज कर पाए, प्रतिरोध कर पाए। कोई आपकी टेरिटरी में कब्जा करने की कोशिश करता है तो आप अपना आवाज बचा पाए। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। दो स्टूडेंट हैं, ए और बी। ए का परफॉर्मेंस ऐसा है, पहले टेस्ट में 300, दूसरे में 500, फिर उसके बाद 300, फिर उसके बाद मान लीजिए आप 480, फिर उसके बाद 600, फिर 380। इस तरीके का एक स्कोर कार्ड है। एक बच्चा ऐसा है 600, 580, 620, 640, 600, 610, इस तरीके का है। इन दोनों में जो ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस जो किसके रहेंगे, स्टूडेंट ए के या फिर स्टूडेंट बी के? आप बताइए मुझे। तो आप कहेंगे कि सर स्टूडेंट ए के सिलेक्शन के चांसेस कम है और स्टूडेंट बी के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसे ही आपके पास क्या है, एक कोई इकोसिस्टम है जिसके ईयर बाई ईयर, साल दर साल जब आप प्रोडक्टिविटी देखते हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वहां पर कोई भी नेचुरल या कोई मैन मेड कोई डिस्टरबेंस वहां पर आता है तो उसको वो क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि उसे रजिस्ट कर पाए। अगर ऐसा है तो आप उसे एक स्टेबल इकोसिस्टम कह सकते हैं। या फिर अगर वहां पर एलियन स्पीसीज आ रहे हैं, अगर एलियन स्पीसीज इन्वेजन हो रहा है, उस कंडीशन में भी इकोसिस्टम क्या करे, उनको रजिस्ट करे और खुद को बचा पाए। ठीक है ना? उनको क्या करे, उनको बचा पाए। तो जब वो उनको बचा पाएगा, ठीक है ना, जब वो उनको क्या करेगा, बचा पाएगा, खुद को बचा पाएगा, तभी तो इकोसिस्टम स्टेबल कहा जाएगा। अगर वो खुद ही को नहीं बचा पा रहा तो काहे की स्टेबिलिटी। और इस तरीके का एक इकोसिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किया डेविड टिलमैन साहब ने। डेविड टिलमैन डेविड टिलमैन ने ये लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं किया। डेविड टिलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, डेविड टिलमैन, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कहाँ पर किया, लैब के बाहर किया। लैब के बाहर, है ना। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। समझिए आप, आउटडोर प्लॉट्स। और उसने क्या देखा, उसने देखा कि ऐसे प्लॉट्स ऐसे प्लॉट्स प्लॉट्स विथ हाई डाइवर्सिटी या मोर डाइवर्सिटी या मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, plots with more number of species shows, in fact showed less year to year, less year to year productivity,
यानी कि नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है, और अगर नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है यानी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। यानी कि वो इनडायरेक्टली आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दिस प्रोडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है भाई, स्पीसीज डाइवर्सिटी के प्रोपोर्शनल है। आप कह सकते हैं मोर द डाइवर्सिटी मोर द प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, मोर द डाइवर्सिटी मोर द प्रोडक्टिविटी। यानी यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से एक ब्रह्म वाक्य निकल कर आएगा, एक बहुत बढ़िया बात निकल के आएगी कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइवर्सिटी। यानी कि मोर द डाइवर्सिटी मोर द स्टेबिलिटी मोर द प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे भाई, मोर द डाइवर्सिटी मोर द स्टेबिलिटी मोर द प्रोडक्टिविटी। और ये जो है बताता है, जो हमारा आज का पहला हेडिंग था, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या चक्कर है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी। यहीं पर एक चीज रिलेटेड है ना इकोसिस्टम हेल्थ से। ठीक है, इकोसिस्टम हेल्थ से एक रिलेटेड चीज है। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था पाउल एलरिच। ठीक है ना, पाउल एलरिच। अगर हम पाउल एलरिच की बात करें, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया और नाम दिया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, पाउल एलरिच की बात कर रहे हैं। हिंदी में इसको एहरलिक कहते हैं, एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ेंगे तो एहरलिक लिखा हुआ है, पाउल एहरलिक या पाउल एहरलिच। पाउल एहरलिच साहब ने क्या किया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये समझिए आप। उन्होंने एक एनालॉजी बिठाई और एक एरोप्लेन को कंपेयर किया इकोसिस्टम के साथ। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज, ठीक है, वो एरोप्लेन, या इसको ऐसे कह सकते हैं एयरप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो एयरप्लेन है, दैट एयरप्लेन इज लाइक एन इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम के जैसा है। और उसमें जो रिवेट्स हैं वो इकोसिस्टम के स्पीसीज हैं। रिवेट्स जो हैं वो क्या है, स्पीसीज है इकोसिस्टम के। और ऐसे रिवेट्स जो विंग्स में लगे हुए हैं, जो एरोप्लेन के क्या है, विंग्स हैं, पंख हैं जो उसके, रिवेट्स ऑन द विंग्स, रिवेट्स ऑन द विंग्स, जो विंग्स में रिवेट्स लगे हुए हैं बच्चों, वो क्या है, वो इकोसिस्टम के की स्पीसीज हैं, की स्पीसीज। बेटा की स्पीसीज के बारे में एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि की स्पीसीज वो स्पीसीज हैं विच रेगुलेट द इकोसिस्टम, somehow which regulate the ecosystem। इकोसिस्टम के रेगुलेशन में जो सबसे ज्यादा रोल है वो इन्हीं का है, इन्हीं का है सबसे ज्यादा रोल। अब आप ऐसे समझिए कि अगर एयरप्लेन से सब लोग क्या करें, अगर एयरप्लेन से सब लोग एक एक करके रिवेट्स निकालें, है ना, कि भाई ये रिवेट्स अगर मेरे घर पे रहेगा तो कितना ही बढ़िया हो जाएगा, ओ हो मजा ही आ जाएगा। तो अगर एक एक करके सब लोग, ठीक है ना, अगर एक एक करके सब लोग जो है रिवेट्स निकाल लें, तो एक दिन ऐसा आएगा बच्चों कि फिर वो जो इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट। और अगर ये तो धीरे धीरे होगा भाई, कि आपने कभी विंडो वाले जो विंडो सीट है वहां के रिवेट्स निकाल लिए, कहीं कहीं के कवर निकाल लिए, है ना, लेकिन पता चले भाई साहब कि जो एयरप्लेन के क्या है, विंग्स हैं, विंग्स, ठीक है ना,
एयरप्लेन के जो विंग्स हैं तो अगर आप उसी के विंग्स निकाल लें, एयरप्लेन के जो विंग्स है उसके विंग्स के अगर रिवेट्स निकाल लें, वहां के अगर आप नेट बोल्ट जो है नेट बोल्ट आप निकाल लेते हैं तो क्या होगा कि जो जहाज है वो उड़ने लायक नहीं बचेगा, एयरप्लेन उड़ने लायक नहीं बचा होगा, है ना। तो वही वाली बात है कि अगर आप इकोसिस्टम से एक एक करके स्पीसीज हटाते जाएंगे, अगर आप एक एक करके एक एक करके एक एक करके जो स्पीसीज आप हटाते हैं तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। लेकिन भाई अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए क्या, कि हम जो विंग्स हैं उसी के रिवेट हटा दें, यानी कि इकोसिस्टम की जो मेन स्पीसी है, इकोसिस्टम का जो की स्पीसी है, की स्टोन स्पीसी, ठीक है, वो स्पीसी जो क्या कर रहा है बताओ जरा मुझे, जो इकोसिस्टम को रेगुलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, तब तो भाई इकोसिस्टम आपका बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, है ना। तो यही बात जो है, यही बात जो है, जो पॉल एलरिच साहब है वो हमें समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना। चलिए, ये हुआ पॉल एलरिच का एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो आपको बताना चाह रहे थे इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में, कि अगर आप एक एक करके स्पीसीज को हटाते जाएंगे तो धीरे धीरे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर आप उसकी की स्पीसीज को हटाते हैं तो वो जल्दी ही इकोसिस्टम जो है, राइट, जल्दी ही इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगली हेडिंग, यहाँ तक तुमने पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, एक एक करके सारी चीजें अपने को पढ़नी है बेटा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये क्या मेजर चक्कर है भैया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कह रहे देखिए ये तो बड़ा संदेहपूर्ण है, बड़ा डाउटफुल है कि कोई नई स्पीसीज जो है वो अर्थ में जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है, ये तो डाउटफुल है, कह रहे हैं ये जो है डाउटफुल है। लेकिन एक चीज कन्फर्म है कि भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस जरूर हो रहा है ना, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जरूर हो रहा है भाई। ये चीज तो कन्फर्म है। इसमें तो डाउट है कि नई स्पीसीज आ रही है कि नहीं आ रही है वहाँ पर। नई स्पीसीज जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही है इकोसिस्टम में, हमारे इकोसिस्टम का जो है नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसमें तो थोड़ा सा डाउट है। लेकिन करें इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है भाई कि इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है वो हो रहा है, ये तो कन्फर्म है, 100% है ये तो। फिर अगर आप देखें IUCN 2004 के हिसाब से, ठीक है ना, तो लगभग लगभग 784 ऐसे इतने स्पीसीज जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट हुए हैं, या उससे भी पहले की अगर आप बात करें तो कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड है, एक एक करके मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ट्रॉपिकल आज भाई गला ना कुछ ज्यादा ही खराब है। वहां पर क्या हुआ, ह्यूमन ने कॉलोनी बनाई, कॉलोनाइजेशन किया, और उसकी वजह से क्या हो गया बताओ जरा, मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, वो क्या हो गई भाई, वहां से एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय हो गई। ऐसे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि अगर IUCN 2004 की लिस्ट आप ले लें, ठीक है,
IUCN 2004 की लिस्ट अगर आप ले लें तो वो क्या बता रहे हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इन लास्ट 500 ईयर्स। पिछले 500 सालों में, पिछले 500 सालों में ही 784 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हुई। अच्छा, इसमें क्या है, 359 है इनवर्टिब्रेट्स, 359 क्या है इनवर्टिब्रेट्स, कितनी स्पीसीज गायब हुई इनकी, 338 वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स, 87 जो है वो प्लांट स्पीसीज है। अगर मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट और एनिमल, यानी कि प्लांट स्पीसी और एनिमल स्पीसी कौन से स्पीसी ज़्यादा होते हैं, तो आप कहेंगे एनिमल स्पीसी, यानी एनिमल जो है वो ज़्यादा एक्सटिंक्ट हुए हैं। या जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो खर्च भी ज़्यादा करता है, जिसके स्पीसीज ज़्यादा हैं ऑब्वियस सी बात है वो एक्सटिंक्ट भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इकोसिस्टम रन होता है ये चीज़ें होती हैं। तो प्लांट का नंबर कम है तो प्लांट कम गायब हुआ। फिर अगर आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में कंपेयर करें तो इनवर्टिब्रेट ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इसको ना एक फिगर सेट कर सकते हैं दिमाग में, तो याद बना लेंगे। फिर अगर आप रिसेंट एक्सटिंक्शन की बात करें, जो कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए हैं, सम रिसेंट एक्सटिंक्शन, कहाँ कहाँ से क्या क्या गायब हुआ है वो भी देख लेते हैं बेटा, देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर जैसे अगर आप डोडो की बात करें, ये डोडो जो है गायब हुआ है मॉरिशस से। कहाँ से भाई, मॉरिशस से। मॉरिशस से। क्वागा जो क्वागा जो है बेटा वो गायब हुआ है कहाँ से, अफ्रीका से। थाइलासीन जो है, क्या है भाई इसका, थाइलासीन जो है बच्चों वो गायब हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर की समुद्री गाय, स्टीलर की समुद्री गाय यानी कि स्टीलर्स सी काऊ वो गायब हुई है रसिया से, रसिया से। और इसके अलावा टाइगर की 3 सब स्पीसीज, 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, क्या नाम है उन स्पीसीज की, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो आप कहेंगे बाली, जवान एंड कैस्पियन, बाली जवान एंड कैस्पियन। ये इतनी चीजें भाई गायब हुई हैं, इतनी चीजें जो है गायब हुई हैं। ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। इतनी चीजें क्या हो गई है, एक्सटिंक्ट हो गई है बच्चों। अगर आप इस समय देखें, अगर अभी की आप बात करें तो पिछले 20 सालों में, एक और डेटा लीजिए, एक और डराने वाली बात, पिछले 20 सालों में 27 स्पीसी जो है वो एक्सटिंक्ट हुई इन द लास्ट 20 ईयर्स। 27 स्पीसी बिकम एक्सटिंक्ट। देख रहे हो भैया, खतरा जो है बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। और अगर आप इस समय देखें, वर्तमान समय में प्रेजेंटली प्रेजेंटली नियरली 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. The
थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, उनके गायब होने का जो खतरा है वो बरकरार है। जैसे अगर आप देखें, इनमें भी मैं आपको बता दूं, 12% जो है बर्ड स्पीसीज का, 23% मैमल स्पीसी का, 31% जिम्नोस्पर्म का, और लगभग लगभग 32% एम्फीबियंस का। ये जो है, ये ये फेस कर रहे हैं फियर ऑफ एक्सटिंक्शन। ये कभी भी गायब हो सकते हैं। और जो एक्सटिंक्शन है ना, ये कोई रैंडम भी नहीं है। अगर आप देखें तो एम्फीबियंस को सबसे ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये अपना लाइफ साइकिल वाटर बॉडी और टेरेस्ट्रियल बॉडी में मिला के पूरा करते हैं। वाटर हैबिटेट में प्रॉब्लम आएगा तब भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, टेरेस्ट्रियल में आएगा तब भी इन्हें जाना ही जाना है। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। पता है, इस लाइन को हम ऐसे पढ़ लेते हैं, सही बात तो ये है कि ये वो लाइन है जिस पे पीएचडी हो जाए। तो जो एनसीईआरटी ने लाइन लिख दी है ना, वो तो क्या है, हम नीट के हिसाब से पढ़ लेते हैं कि रटना है हमें, और फिर हम कहते हैं कि हमसे स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं होते सर जी, है ना। सच तो ये कि ये वो लाइन है जिस पे पीएचडी होना चाहिए। वो कह रहा है एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्स्ट आर नॉट रैंडम, नॉट रैंडम। फॉर एग्जाम्पल some groups like amphibians some groups like amphibians some group like amphibians appear to be appear to be more vulnerable more vulnerable to extinction। ज्यादा खतरा है भाई इनको। मैंने आपको बताया अभी कि इनको ज्यादा खतरा क्यों है ना। रीजन वही है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादा खतरा इन्हें क्यों है। ठीक है ना, ये वाली बात है भाई। तो 12% बर्ड, 23% मैमल, 31% जिम्नो और 32% एम्फीबियंस, ये वो हैं जो फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है ना। चलिए, यहीं पर एक और बढ़िया बात आपसे डिस्कस कर लेते हैं भाई साहब कि अगर आप एक्सटिंक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो एक तो ये है कि अपना चलो कुछ स्पीसीज धीरे धीरे वो क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती हैं। तो भाई वो काफी स्लो रेट से होता है, स्लो रेट से। लेकिन अभी जो चल रहा है, ठीक है ना, वैसे अगर आप मास एक्सटिंक्शन की बात करें तो आप कहेंगे कि सिंस द ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन देयर वर 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। और अभी जो चल रहा है वो 6th मास एक्सटिंक्शन है, जो कि पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो 100 to 1000 टाइम फास्टर रेट के साथ हो रहा है। ठीक है ना, पहले की तुलना में अगर आप देखें तो 100 से 1000 गुना तेजी से हो रहा है वो। आप कहेंगे सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी बढ़ना शुरू हुई, स्पेसिएशन शुरू हुआ, नए नए स्पेसी बनना शुरू हुए लाइफ ऑन अर्थ। देयर वर देयर वर 5 एपिसोड्स। मैं यहाँ पे ना कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का। देयर वर 5 एपिसोड्स 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। ये क्या है भाई मास एक्सटिंक्शन, ये भी समझो। मास एक्सटिंक्शन क्या है? मास एक्सटिंक्शन ये है कि भाई एक लार्ज अमाउंट में नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो क्या हो रहे हैं, खत्म, टाटा बाय बाय हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
और कह रहे अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है उसके पीछे ये जो मैंने आपको बताया कि ये 1,000 100 से 1,000 गुना तेज चल रहा है। क्यों चल रहा है? हमारी वजह से, हमारी वजह से चल रहा है। कह रहा है कि ये जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है, यानी कि मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड, या हमारी वजह से जो हो रहा है ये एक्सटिंक्शन, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपको याद करने में सुविधा रहेगी। करेंटली, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके लिखता हूँ। करेंटली जो चल रहा है वो क्या चल रहा है भाई? वो चल रहा है छठवां मास एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। और बच्चों ये जो सिक्स मास एक्सटिंक्शन है ये क्या है बताओ जरा मुझे। तो आप कहेंगे कि सर जी ये तो बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है, 100 to 1,000 टाइम मोर फास्टर। क्यों? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। हम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे क्रियाकलाप है, हमारी जो गतिविधियां हैं, हमारी जो हरकतें हैं, ये हमारी हरकतों की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पर पॉल लेलिक का एक्सपेरिमेंट, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और अभी बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिजल्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। रिजल्ट्स ऑफ, रिजल्ट्स ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उसके क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से एक अच्छा सवाल बन सकता है इस बार नीट में। बात नंबर एक, कि जो प्लांट प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो रही है भाई। प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। अच्छा जी, दूसरी बात कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल परटुर्बेशन, रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल परटुर्बेशंस, वो भी क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। जैसे सूखा वगैरह है ना, उसके लिए क्या रेजिस्टेंस जो है वो गायब हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, गायब नहीं कह सकते, कम हो रहा है। आगे कह रहा है कि जो इकोसिस्टम प्रोसेसेज हैं, ठीक है ना, जो इकोसिस्टम के प्रोसेसेज हैं, जैसे आप देखिए क्रॉप साइकिल, वेदर साइकिल, इस सब में चेंज आ रहा है। इसी साल देखो ना, अभी फरवरी एंड हुआ है, किस तरीके की गर्मी पड़ रही है। न्यूज़पेपर में कल या परसों ही मैंने पढ़ा था कि फरवरी जो है इंडिया के अंदर 125 सालों में सबसे हॉट जो फरवरी था ये वाला था, अभी जो 4 दिन पहले गया है। तो इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेज, ऑफ ecosystem processes, processes like productivity, productivity, water use, water use, pest and disease cycles, ये सारी चीजें क्या है? आपस में लिंक्ड है भाई। और जब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है ना तो उसमें वेरिएबिलिटी आ जाती है। ये जिस तरीके से चल रहे होते हैं वैसे नहीं चलते हैं फिर, ठीक है ना, ये जिस तरीके से चल रहे होते हैं वैसे नहीं चल रहे होते हैं। और ये तो सर्दियों में भी देखने को मिलता है, बिन मौसम बारिश हो जाती है, जब देखो ओले पड़ जाते हैं। तो ये इस तरीके की चीजें तो हो ही रही है भाई साहब। चलिए अगली चीज हमें पढ़ना है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस।
कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कारण क्या है साहब, ये जो इतनी ज्यादा लंका लग रही है वो क्यों लग रही है? कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इसके लिए क्या है, चार बड़े रीजन है, चार बड़े रीजन है भाई, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एविल क्वार्टेट, चंडाल चौकड़ी। चंडाल चौकड़ी बहुत पुराना शब्द है जो हम लोग पढ़ा करते थे, जहाँ पर भी चार ऐसे कोई लोग हों, दोस्त हों, जो लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हों, तो चंडाल चौकड़ी ऐसा नाम दे दिया जाता था। तो चार बड़े रीजन है, जिसमें से जो सबसे मेजर रीजन है, सबसे मेजर रीजन वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे बड़ा रीजन है। ये चार में से भी जो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है वो यही है। अरे किसी का घर ही नहीं रहेगा भाई, अगर जो है किसी का घर ही नहीं रहेगा, तो आप बताइए ना, अगर किसी का घर ही नहीं है तो वो कैसे सरवाइव करेगा? दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है बच्चों एलियन स्पीसीज इन्वेजिशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजिशन। और चौथा है हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, यानी कि को एक्सटिंक्शन। इन चारों को मिला के, सुनिएगा आप ध्यान से, इन चारों को मिला के एक साथ क्या कहते हैं, चंडाल चौकड़ी। एविल क्वार्टेट, इन चारों को मिला के क्या कह दिया जाता है, एविल क्वार्टेट कह दिया जाता है भाई, इन चारों को मिला के। चलिए, अब इसमें सबसे पहले जो मैं बात करनी है वो बात करनी है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की। सबसे पहली बात जो हम लोग करने वाले हैं किसकी है, वो है बच्चों हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, यू कैन सी इट। क्या कह रहे हैं, कह रहे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। ये देखिए मैंने कहा ना सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। भाई घर ही नहीं रहेगा, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, घर ही नहीं रहेगा तो इंसान कोई भी हो, प्लांट कोई भी हो, आप सीधे सीधे उनका घर छीन ले रहे हो तो वो कैसे रह पाएंगे और कहाँ रह पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस में जो इसका कंट्रीब्यूशन है भाई जी, फिर वो अलग ही लेवल पर है ना। जैसे मान लो आप इसको ऐसे समझो, होता क्या है दरअसल, चलो पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ आपको क्या होता है क्या नहीं होता। कर द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर एक समय ये था, क्या था कि जब ये 14% एरिया अर्थ का कवर करते थे, और आज ये 6% से ज्यादा नहीं बचा है। एक समय ऐसा था कि 14% एरिया ये पूरी दुनिया का कवर करते थे, ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और आज ये जो एरिया है वो 6% से ज्यादा नहीं बचा। ठीक है भाई, समझ गए? क्यों, क्यों भैया इतना ज्यादा इसमें कमी आ गई, इतना सारा एरिया कहाँ गया? तो आगे मिल जाएगा। कह रहे दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, बहुत तेजी के साथ जो है ये खत्म किए जा रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को पढ़ के खत्म कर रहे होंगे, 1000 हेक्टेयर और जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का खत्म कर दिया गया होगा।
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो कि इतने बड़े हैं, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं अर्थ को, लंग्स ऑफ प्लानिट कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लानिट। वहाँ पर भी सोयाबीन की खेती के लिए, ठीक है, और उधर ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए, ताकि बीफ कैटल वगैरह ग्रो कराए जा सके। मेनली सुअर पालन होता है वहाँ पर। सुअर को मोटा करने के लिए जो है, सुअर जो है मोटा हो जाए, सोयाबीन खिलाते हैं उसको। अब जब भी कभी आपके घर में सोयाबीन बनेगा तो आपको लाइन जरूर याद आएगी, है ना। हाँ, तो वो जंगल काटे जा रहे हैं, लगातार वो जंगल काटे जा रहे हैं, राइट। कह रहा है कि डिग्रेडेशन जो है पॉल्यूशन की वजह से भी है, जहाँ पर लार्ज हैबिटेट क्या है, छोटे छोटे एरियाज में टूट जाते हैं, और ऐसे मैमल बर्ड्स जिनकी लार्ज टेरिटरी होती हैं, उनके अपने माइग्रेटरी रूट्स होते हैं, तो फिर वो जो है बहुत एडवर्सली अफेक्ट होते हैं, और अल्टीमेटली आपको एक पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलता है। समझने की कोशिश करें, शायद आपको समझ में आ जाए जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। चलिए समझिए बेटा। जैसे बच्चों ऐसे समझो कि ये एक बड़ा एरिया था भाई, ये क्या था, एक बड़ा एरिया था, और इस बहुत बड़े एरिया में क्या हुआ, कोई भी जानवर जिसको यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, जहाँ पर भी रहना है, अपना टहल कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आपने क्या किया, किसी भी वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपको लगा आओ मित्र यहाँ नहर बना देते हैं, आपने ऐसे नहर बना दी, या यहाँ पर क्या किया भाई, आपने ऐसे रोड्स बना दिए। अब देखो, अब क्या हो गया, ये बेचारा इतने में ही आ जा सकता है, ये इतने में ही आ जा सकता है, ये इतने में ही आ जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कोई भी जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, जिनके बड़े माइग्रेटरी रूट्स हैं, जहाँ बड़ा जिनका टेरिटरी है, जो अपना घूमते फिरते रहते हैं, खाना खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उन्हें प्रॉब्लम आएगी, रिजल्टिंग डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन। चलिए दूसरा जो रीजन है वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या मतलब इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, बताओ। आवश्यकता से अधिक उपयोग, ठीक है ना, यानी कि आवश्यकता जब लालच बन जाए, नीड टर्न टू ग्रीड, ग्रीड समझते हैं, लालच, वो वाली बात। तो आप क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा चीजों का यूटिलाइजेशन करते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या है, सस्टेनेबिलिटी पर भी जो है प्रश्न चिन्ह उठते हैं। जैसे अगर आप देखें पिछले 500 सालों में, लास्ट 500 ईयर्स, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक तो स्टीलर सी काऊ, और दूसरा क्या बेटा, पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन ये क्यों गायब हुआ है, ये गायब हुआ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, ठीक है, हमने किया है। फिर ऐसे अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसी हैं, some commercially important, some commercially important some commercially important species of species of species of marine fishes, marine fishes वो खतरे में है, are likely to become endangered, are
likely to become endangered. endangered because क्यों भाई जी? Because marine fish population marine fish population are being over harvested. जितना मछली जितना मछली हमको पकड़ना चाहिए, हम उससे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारी स्पीसी ऐसी हैं जो कल को एक्सटिंक्शन के रास्ते पे बढ़ जाएंगी, यानी कि वो एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच जाएंगी। तो दो कारण हमने पढ़ लिए, एक तो हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन और फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आइए बच्चों, अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे यहीं पर, जो अगला रीजन है, दैट इज एलियन स्पीसी इन्वेजिएशन। एलियन स्पीसी इन्वेजिएशन। एक मिनट भाई, इसको डिलीट कैसे करते हैं? कुछ तो होगा, इसका भी हो गया। एलियन स्पीसी इन्वेजिएशन पढ़ना है हमें। ये भाई जी दो रीजन और है, वही पढ़ लेते हैं अपन। चलिए सुनिए। चलिए, कह रहा है कि जब एलियन स्पीसी कहीं पर इंट्रोड्यूस करी जाती हैं, इंटेंशनली हो चाहे डिलिबरेटली, यानी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, किसी भी पर्पज से, तो वो क्या करती हैं बेटा? या तो नंबर कम करती हैं, डिक्लाइन करती हैं, या सीधे जो वहाँ के इंडिजिनस स्पीसी हैं, जो वहाँ के एंडेमिक स्पीसी हैं, उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन या एक्सटिंक्शन करा देते हैं। क्यों? रीजन वही है, उनका नेचुरल प्रेडेटर वहाँ पर होता नहीं है, ओवर ग्रोथ होती है। जैसे पहला एग्जाम्पल उन्होंने लिया नाइल पर्च का। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया। ये जो नाइल पर्च है, नील नदी की मछली, जब इसको लेक विक्टोरिया में डाला गया, कहाँ की बेटा? ईस्ट अफ्रीका की। उन्होंने क्या देखा कि इकोलॉजिकली यूनिक, है ना, बहुत बेजोड़ ऐसी सिक्लिड फिश की 200 से भी ज्यादा स्पीसी क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हमने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस करा दिया। ऐसे कह रहे कि आपने पार्थेनियम के बारे में सुना होगा, ये भी इन्वेजिव स्पीसी है। लेंटेना हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया। ये कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, अभी और सुनो। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश, जब ये अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस यहाँ पर एक्वाकल्चर के लिए लाई गई, तो हमारी जो इंडिजिनस कैटफिश है अब हमारी नदियों में, उसके लिए वो क्या है? एक खतरा, एक थ्रेट है, उसका एक्सटिंक्शन करा रही है। और दूसरा है बच्चों को एक्सटिंक्शन, है ना, साथ साथ जाना। कह रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, तो जो दूसरी स्पीसीज जो उसके साथ क्या है, ऑब्लिगेट रूप से जुड़ी होती है, जिनका एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है, तो दूसरी स्पीसी भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। कह रहा व्हेन अ होस्ट फिश स्पीसी बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट टू द सेम फेट। अगर कोई मछली एक्सटिंक्ट होती है, तो उसका जो पैरासाइट वो भी एक्सटिंक्ट होता है। या जैसे अगर आप प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म को देखें, तो अगर कोई एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा, प्लांट जाएगा तो पॉलिनेटर खत्म तो प्लांट खत्म। तो बच्चों ये चार बड़े रीजन थे। ये थी चंडाल चौकड़ी, ये था एविल कॉर्टेट, जो रिस्पॉन्सिबल है इस बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। ठीक है, इस बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। चलिए
अब इसके बाद मैं आपको एक चीज यहाँ पर और पढ़ा देता हूँ, बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो भी। ठीक है, ये ससेप्टिबिलिटी के पीछे की क्या वजह हो सकती है ना, ससेप्टिबिलिटी के पीछे वजह क्या हो सकती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप कहेंगे कि कोई भी चीज अगर ससेप्टिबल है एक्सटिंक्शन के लिए तो क्यों है। ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, आइए मित्रों जानते हैं। बात नंबर एक, अगर उनका पॉपुलेशन साइज क्या है, कम है ना, स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो आर, आर समझते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि रिप्रोडक्टिव रेट, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। पॉपुलेशन का साइज पहले से स्मॉल है और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी काफी कम है, तो इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि वो पॉपुलेशन जो है स्पीसी एक्सटिंक्ट हो सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन, जैसे समझिए T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, या कभी ऐसा हो गया कि T5 है, तो T4 या T5 तक बहुत कम एनर्जी पहुंच पाती है, बहुत कम बायोमास अवेलेबल हो पाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि जो हाई ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। बच्चों एक ये कारण हो सकता है लार्ज बॉडी साइज, लार्ज बॉडी साइज, और एक कारण बनता है बेटा कि उनका पहले से क्या एक फिक्स्ड रूट है, ठीक है ना, फिक्स्ड हैबिटेट है, उनका अपना फिक्स क्या है, माइग्रेटरी रूट है। और अगर उस फिक्स हैबिटेट और माइग्रेटरी रूट में प्रॉब्लम आई तो आप ये देखेंगे कि वो जो पॉपुलेशन है, वो जो स्पीसी है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है ना। चलिए अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमें इसे बचाना क्यों है आखिरकार, ये जो मामला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, हमें इसे आखिरकार बचाना क्यों है, क्यों बचाएं हम इसे, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अगले मुद्दे पे आते हैं, वाई दिस कोलाविरिडी सॉरी, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, वाई वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्यों, क्यों भैया, क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन हो सकता है, आइए मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलग अलग, है ना, इसके ना अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन है भाई, 3 रीजन है। पहला क्या है बताता हूं मैं आपको बच्चों, पहला जो हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है ना, डायरेक्ट यूज जो होता है, इस जो हमें डायरेक्ट फायदा होता है इस वजह से। दूसरा जो हमें एक तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज मिलती हैं यहाँ से, हमें क्या मिलती है बेटा, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। और तीसरा कारण ये है बेटा कि कुछ दीन ईमान भी होता है, कुछ एथिकल रीजन भी होते हैं। जैसे बच्चों अगर आप बात करें डायरेक्ट यूज की तो उसमें आ जाएगा नैरोली यूटिलिटेरियन, यानी कि नैरो
नैरो स्पेक्ट्रम सोच है हमारी इकोसिस्टम को देखने की, ऐसे समझिए इसको आप, कि बस हम अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं भाई, इकोसिस्टम का क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज में आ जाएगा कि हमारा एक व्यापक दृष्टि है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही डायरेक्ट फायदा ना दे रहा हो, लेकिन और किस किस तरीके से ये हमारे लिए जो है फायदेमंद हो सकता है। और तीसरा भी जो बेटा रीजन है ना, एथिकल रीजन, वो मैं यहीं पे आपको पढ़ा देता हूँ। कि यहाँ पे इस धरती में अगर आप देखें तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, मिलियंस ऑफ स्पीसीज, और हर स्पीसीज की, हर ऑर्गेनिज्म की क्या है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, चाहे वो हमारे यूज का हो चाहे ना हो, है ना। भाई ऐसा थोड़ी कि हमारे काम का नहीं तो किसी काम का नहीं। तो आप कहेंगे कि नो ऑर्गेनिज्म इज यूजलेस, नो ऑर्गेनिज्म इज यूजलेस, कोई भी बेकार नहीं है। एंड एवरी सिंगल स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हैज एन intrinsic value, though it may not be, it may not be of direct use या डायरेक्ट यूज ऑफ अस। ठीक है, तो ये हमारी मोरल और एथिकल जो है ड्यूटी बनती है। इट इज अवर मोरल एंड एथिकल ड्यूटी, मोरल एंड एथिकल ड्यूटी नॉट टू डिस्ट्रॉय देम, नॉट टू डिस्ट्रॉय देम, ये वाली बात है। सबको बचना है, ऐसा नहीं कि जो आपके काम का नहीं उसे आप ही मारना शुरू कर दो। एक लाइन की बात इतनी सी है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं बेटा ना, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, नैरो यूटिलिटेरियन। नैरोली कहाँ गया भाई, यूटिलिटेरियन। क्या क्या है हमें डायरेक्ट फायदा, आइए जानते हैं। बात नंबर 1, हमें फूड मिलता है, हमें फायरवुड मिलता है, जलाने के लिए लकड़ी, ईंधन, फाइबर, जूट वगैरह मिलता है। इसके अलावा इमारती लकड़ी मिलती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल जाता है मित्रों, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिल जाते हैं भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे इसमें हम लोग टेनिन्स की बात कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किसकी किसकी बात कर सकते हैं बताइए जरा। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं टेनिन्स की, या जो लुब्रिकेंट्स हैं, या रेजिन्स हैं, डाइज हैं, परफ्यूम है, पेपर है, पेपर, रबर है ना, बहुत सारी चीजें। और ड्रग्स, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, वो नहीं भैया जो तुम सोच रहे हो, ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ। कह रहे आप तो ऐसे समझो भाई साहब कि जो 25% ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है वो प्लांट से आते हैं भाई। 25% जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है, 25% औषधियाँ, दवाइयाँ, ये जो मार्केट में अवेलेबल है, ये कहाँ से आती हैं मित्रों, ये आती हैं प्लांट्स। ठीक है ना, 25% ड्रग्स अवेलेबल इन द मार्केट।
फ्रॉम प्लांट्स। और कह रहे हैं कि ऐसे प्लांट जो है लगभग लगभग अगर आप देखें तो 25,000 स्पीसी है, लगभग लगभग स्पीसी, जहां से क्या मिलता है, मेडिसिन मिलता है, मेडिसिन वगैरह मिलता है भाई। ऐसे कितने भाई, 25,000 प्लांट स्पीसी हैं, सोचिए कितनी फायदे की बात है ये हमारे लिए। ठीक है, तो यहीं पर एक ना मिलता जुलता टर्म है, मिलता जुलता टर्म क्या है समझो, जरूरत है, वो एक प्रोसेस है, प्रॉस्पेरिटी लानी है, बायो प्रोस्पेक्टिंग कह रहे हैं। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है ये भला, बायो प्रोस्पेक्टिंग? कह रहा है एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें हर लेवल पे, मॉलिकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीसीज लेवल पे एक्सप्लोर करना है ऐसे स्पीसी को, ऐसे प्लांट को, ऐसे एनिमल को जो हमारे लिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं। और कह रहे हैं ऐसे नेशन, ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी, उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। भाई जब एक्सप्लोर करेंगे तो उन्हें फायदा तो होगा ही होगा। तो कह रहे नेशंस विथ रिच बायोडाइवर्सिटी, nations with rich biodiversity are expected to reap enormous benefit। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है मित्रों में, बहुत ज्यादा। नैरोली यूटिलिटेरियन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। कि भाई बड़े स्केल पे अगर देखो तो क्या पिक्चर बन के आती है, तो बड़े स्केल की पिक्चर देखते हैं भाई। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम सर्विसेज आपको मिलते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि एक तो आपको ऑक्सीजन मिलता है। अब ऑक्सीजन की कॉस्ट तो आप कैसे पे करेंगे, है ना। और जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, मैंने शायद कल के लेक्चर में बताया था, अकेले उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% ऑक्सीजन देता है दुनिया को। पॉलिनेशन करा देते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं तभी तो आपको फ्लावर मिलता है, तभी तो आपको फ्रूट मिलता है, तभी तो आपको सीड मिल पा रहे हैं। तो अगर पॉलिनेशन की जो है कॉस्ट आप जोड़े तो सोचिए कितना महंगा हो जाएगा प्रोसेस। और जो आपको देख के सुंदर सुंदर अच्छा लगता है कि अच्छी गुनगुनाते हैं, भौरे सुर में गाते हैं टाइप, एक जो एस्थेटिक प्लेजर आपको मिलता है ना। एस्थेटिक वाला तो आजकल बहुत ही ज़्यादा चलन में है, एस्थेटिक प्लेजर। और इसके अलावा है भाई कि ये बाढ़ और सूखा वगैरह को भी रोक रहा है। क्या कर रहा है ये, बाढ़ और सूखा वगैरह को भी रोक रहा है। अगर नहीं रोके तो सोचो कितना बड़ा त्राहिमाम त्राहिमाम बन जाएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम बन जाएगा। समस्या जो है बहुत ज़्यादा विकराल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा विकराल हो जाएगी। चलिए, तो ये तो फायदे हो गए कि क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे बचाएं अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को, कैसे कंजर्व करें। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी?
अभी बताते हैं, सुनो। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? कैसे बचेगी भाई बायोडाइवर्सिटी? हमको आपको सबको मिलके सोचना ही पड़ेगा। आइए बचाते हैं। तो बच्चों एक तो है इन सीटू कंजर्वेशन, एक क्या है बताओ जरा, इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन। बच्चों जो इन सीटू कंजर्वेशन, ध्यान से सुनेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है बताइए जरा मुझे। आप कहेंगे जो जहां पर था वहीं पर, यानी कि ऑन साइट, उसी जगह पर। और बेटा एक्स सी टू का मतलब है एक्स सिचुएशन, यानी कि ऑफ साइट, कहीं पर ले जाएं, कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, वो वाली बात है। इन सी टू कंजर्वेशन तो यहाँ पे भी आएगा नहीं, एक्स सी टू आ जाएगा, तो मैं पहले एक्स सी टू यहाँ पे करा देता हूँ आपको। जैसे एक्स सी टू कंजर्वेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ठीक है, कि हम कहीं पर ले जा रहे हैं, किसी सुरक्षित जगह पे एक बड़ा सा एरिया हमने ले लिया है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, क्या क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों एक तो आ जाएंगे बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन। और क्या आ जाएगा भाई, और आ जाएगा बच्चों जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क वगैरह भी आ जाएंगे भाई एक्सी टू कंजर्वेशन में ही। इसके अलावा आ जाएंगे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, वाइल्ड लाइफ, ज्यादा वाइल्ड नहीं हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। और वाइल्ड लाइफ सफारी के अलावा क्या क्या आ जाएगा, तो यहीं पर हम लोग सीड बैंक की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं भाई यहीं पर, सीड बैंक की बात कर सकते हैं। या यहीं पर हम लोग बात कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की, लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन जो होता है। तो ये सारी की सारी चीजें किस लिए हैं, या आप कह सकते हो एक तरीके से टिश्यू कल्चर की, इवन टिश्यू कल्चर की भी आप बात कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर। तो ये सब क्या है, एक्स सी टू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में थोड़ा सा चीजें ज्यादा है, उनको अलग से पढ़ लेते हैं यहाँ पर, कोई घबराने वाली बात है नहीं। इन सीटू कंजर्वेशन यही तो पढ़ना है ना, आ जाओ भाई पढ़ लेते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। अगर आप इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो क्या क्या आने वाला है यहाँ पर बताओ जरा मुझे, क्या क्या आने वाला है। एक तो आने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है ना, एक तो क्या आने वाला है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। बच्चों दूसरा आ जाएगा प्रोटेक्टेड एरिया, दूसरा क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया आ जाएगा, प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया, और प्रोटेक्टेड एरिया में भी दो चीजें हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया में एक तो ये सब नेशनल पार्क वगैरह आ जाएंगे, जो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सफारी नहीं बेटा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क हो गए भाई, नेशनल पार्क। और क्या हो गया बताओ जरा, सेंचुरी हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
और तीसरा हो जाएगा बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो आप कहेंगे सर 14। कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो आप कहेंगे 448। कितना नेशनल पार्क है तो आप कहेंगे 90। और अगर आप देखें थोड़ा सा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, एक और बात है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहेंगे बच्चों, ये है कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें क्या ऐसे ना 3 जोन होते हैं भाई, समझ रहे हो, ऐसे 3 जोन होते हैं, 3 जोन। एक तो ये सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है, 3 जोन है बायोस्फीयर रिजर्व के, ठीक है। एक तो ये सबसे बाहर वाला जो हिस्सा है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन, जिसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन। दूसरा होता है बफर जोन और तीसरा होता है कोर जोन। सबसे अंदर का जो हिस्सा है इसे, ये जो आप कोर जोन कह रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। ये जो बफर जोन है यहाँ पर कंट्रोल्ड ह्यूमन एक्टिविटी है। आप घूमने जाते हैं, ट्रिप पर जाते हैं, वो एजुकेशनल ट्रिप हो सकता है ना, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो काम करते हैं। और जो ट्रांजिशन जोन है, उस ट्रांजिशन जोन में तो गांव है, आबादी है, लोग खेती वेती भी करते हैं, सब होता है बायोस्फीयर। इस पे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। इनके अलावा यहीं पर एक चीज है, सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। सेक्रेड गेम नहीं बेटा, सेक्रेड ग्रुप। और सेक्रेड ग्रुप्स में आप समझिए, हम लोग क्या करते हैं कि उनकी पूजा करते हैं, उनको सेव करके रखते हैं। वो डरने वरने के पीछे का रीजन वही है, ठीक है ना, डरने वरने के पीछे का रीजन वही है कि लोग थोड़ा सा डर की वजह से ही सही, लेकिन उसको हार्म ना पहुंचाए, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो। इनको और क्या कह दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है आइसलैंड ऑफ प्रिस्टीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये भी एक तरीका था प्रोटेक्ट करने का। जैसे अगर आप मेघालय में देखें, मेघालय में, मेघालय, मेघालय तो वैसे भी हिल्स पर बसा हुआ है, खासी जयंतिया गारो, इस हिसाब से वहाँ डिस्ट्रिक्ट भी हैं। तो मेघालय में क्या हो जाएगा, खासी एंड जयंतिया हिल्स। इसके अलावा बेटा हम लोग बात करेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में हो जाएगा अरावली हिल्स, है ना। डर के सही अंधविश्वास की वजह से लोग पूजा पाठ करते हैं और उसको हार्म नहीं पहुंचाते हैं। फायदा ये है कि स्पीसीज वहां पर सेफ। कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इसमें जो क्या है, वेस्टर्न घाट है भाई, वेस्टर्न घाट। और इसके अलावा एनसीईआरटी ने लिखा है तो वही याद रखिए, सरगुजा, चंदा और बस्तर, चंदा बस्तर, ये कहाँ पर है भाई, एमपी में, एमपी में। हालांकि अगर आप देखें ये जो है, कुछ कुछ तो ऐसे भी प्लांट हैं जिनका जो लास्ट होम है वो मेघालय में ही, उनका कुछ कुछ का तो लास्ट होम ही मेघालय में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आप कहेंगे कि जो मेघालय है, मेघालय, मेघालय समझते हैं आप, मेघ आलय यानी कि बादल का घर, मेघ आलय यानी कि बादल का घर, बादल का घर। तो वो क्या है, लास्ट रिफ्यूजी फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स,
आप उधर जाइए, इतना घने जंगल है, उतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीसी हैं, है ना। उधर आप रिभुई जाइए, या जो आप उधर जाएं जो सेवन सिस्टर फॉल्स है, उधर जाए आप देखें। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बहुत सारे प्लेसेज ऐसे हैं जो अभी भी एसेसिबल नहीं है, प्रॉपरली एसेसिबल तो नहीं है भाई, है ना। तो इस वजह से भी वो प्लांट्स वगैरह बचे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन इंसान ने वहाँ रास्ता बना लिया तो आदि स्पीसीज तो खत्म करेगा ही। इतना टैलेंटेड तो ही है इंसान, ये तो आप लोग भी मानते ही हैं भाई। चलिए, हॉट स्पॉट की अगर आप बात करें, हॉट स्पॉट वो एरिया होते हैं जो जो क्या है, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज्यादा है, जहाँ पर बेटा क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा, जहाँ पर आपको मिलेगा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म बहुत ज्यादा, एंडेमिक स्पीसी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। और आप देखेंगे कि पाएंगे कि स्पीसीज रिचनेस भी बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इंडेमिक स्पीसीज का क्या मतलब है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मतलब बात मतलब अभी थोड़ी देर में। इनिशियली क्या हुआ, जब ऐसे एरिया मार्क किए गए तो टोटल जो है 25 हॉट स्पॉट थे, ठीक है, 25। बाद में क्या हुआ बेटा, 9 और जोड़े गए लेटर ऑन। अब जो है नाउ टोटल 34 हॉट स्पॉट है, और उन 34 में से 3 जो है इंडिया में है। पूरी दुनिया में टोटल कितने हॉट स्पॉट है, 34, और इंडिया में कितने हैं, 3। कौन कौन सा, तो एक तो हो जाएगा जो हिमालयन रीजन है, कौन कौन सा भाई, द ग्रेट हिमालय। दूसरा क्या हो जाएगा, जो इंडो बर्मा रीजन है, भारत और म्यांमार, इंडो बर्मा रीजन। और तीसरा हो जाएगा वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, वो जो श्रीलंका तक का हिस्सा है वेस्टर्न घाट, तो पूरा कोंकण वाला भी जो क्षेत्र आएगा मेरे ख्याल से, और वो गोवा की साइड साइड से आप श्रीलंका तक पहुंचिए, तो वो क्या है, हॉट स्पॉट। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया का केवल 2% है ये जो हॉट स्पॉट है ना, हॉट स्पॉट, इनके पास टोटल जो है 2% है। आप इससे भी कहेंगे कि 2% से भी कम, 34 हॉट स्पॉट, लेस देन 2% एरिया। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, इन 34 हॉट स्पॉट ने, दे रिड्यूसेज मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन बाई ऑलमोस्ट 30%। समझ रहे हैं आप, लगभग लगभग 30% तक जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन उसको उन्होंने कम कर रखा है। तो ये तरीके हैं बेटा कि किस तरीके से आप जो है ना, क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू में सारी चीजें। अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर, एक छोटी सी चीज थी, इंडेमिक स्पीसीज, ये बताना था मुझे। इंडेमिक स्पीसीज क्या है, एक बड़ा कारण ये बताते हैं लोग कि कॉन्टिनेंटल सेपरेशन की वजह से डेवलप हुई। जब कॉन्टिनेंट्स अलग हुए तो कोई स्पीसीज कहीं चला गया, कोई स्पीसीज कहीं चला गया। तो ये जो इंडेमिक स्पीसीज होते हैं, ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पीसीज 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 दैट confined to specific any specific region and not found anywhere else। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में वो पाए जाते हैं, बाकी फिर उसके बाद वो और कहीं पर नहीं पाए जाते।
और कहीं पर नहीं पाए जाते बाकी फिर में। एक बेटा ना रेड लिस्ट का सवाल आता है, रेड लिस्ट का, कि भाई ये रेड लिस्ट क्या है। ठीक है ना, रेड लिस्ट क्या है, या जो रेड डेटा बुक है वो क्या है। तो ये भी सवाल यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि भैया क्या है ये। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि जो रेड डाटा बुक है या जो रेड लिस्ट है क्या है, ठीक है, आप कहेंगे ये कैटलॉग है, ये एक लिस्ट है ना। क्या है ये? कैटलॉग ऑफ, कैटलॉग समझते हैं? जैसे अगर आप कभी मोबाइल लेने जाओ तो आपको कैटलॉग दिखाते हैं। अब तो खैर आप ऑनलाइन सारी चीजें सर्च कर लेते हैं। कैटलॉग ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ये आप कैसे कह सकते हैं कि थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, इस पे सवाल भी पूछा जा चुका है। तो ये बात हो गई बेटा रेड डेटा बुक के बारे में। और फाइनली अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है ना, उस आखिरी टॉपिक में मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि इसको बचाने के लिए फिर लोगों ने किस तरीके से प्रयास किए, एजेंसीज ने किस तरीके से काम किया, गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया। हालांकि ये बहुत नाटक वाली बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो दादा लोग हैं इस दुनिया के, जो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, वो ये सब मानने के लिए तैयार है नहीं, कहेंगे हम मनबे नहीं करेंगे। बताओ क्या कर लोगे उनका भाई, जब वो मनबे नहीं करेंगे तो क्या करोगे। हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रयास हुए डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की ओर से। जैसे एक तो है अर्थ समिट। क्या है भाई? अर्थ समिट। अर्थ समिट जो है कब हुआ वो बताओ जरा मुझे। वो हुआ 1992 में। कहाँ पर हुआ? ब्राजील एक कंट्री है, उसका जो कैपिटल सिटी है रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में हुआ भाई, रियो डी जनेरियो, वहां पर ये हुआ, रियो डी जनेरियो। और वहां पर जो है क्या डिसीजन लिया गया, क्या बात हुई कि कुछ हमें ऐसे तौर तरीके अपनाने हैं जिससे क्या हो सके, हम जो भी चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं उसका एक सस्टेनेबल यूज कर पाए हम। यानी कि बायोडाइवर्सिटी भी बची रहे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज यूज किए जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद वो हमें मिलना भी खत्म हो गया और जो बायोडाइवर्सिटी उसकी भी लंका लग गई। सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बेनिफिट, बेनिफिट भी कैसा हो कि हमें लगातार मिलता रहे और बायोडाइवर्सिटी भी बची रहे। ये 1992 में था, लोगों ने बात करी। ऐसे ही कुछ हुआ बेटा साल 2002 में, उसके लगभग 10 साल, ठीक 10 साल बाद, जिसको नाम दिया गया विश्व शिखर सम्मेलन या वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट नाम दिया गया भाई। और अगर आप वर्ल्ड समिट की बात करें 2002 में हुआ, यस 2002 में। कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में एक शहर है जोहान्सबर्ग। अच्छा, जो लोग इधर यूपी के रहने वाले होंगे, लखनऊ से वो कभी रायबरेली, प्रयागराज या प्रतापगढ़ जाते होंगे, तो देखेंगे कि एक जोहान्सबर्ग ही करके है यहाँ पर। तो कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा यहाँ हुआ था क्या, अरे हमारी मौसिक गांव है वो। नहीं, साउथ अफ्रीका वाला मैं लिख देता हूँ, तो चार लोग खुश हो जाए। ओ हो, लखनऊ वाले भाई सब कबाब बंटवा दे, मंगलवार को भंडारा करा दे बड़े मंगल को, मजा ही आ जाएगा मित्रों, अगर ये हमारे यहाँ हुई थी कॉन्फ्रेंस तो। नहीं, तो वहां पे जो है 190 190 कंट्रीज के जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने कसम खाई
कि मैं जो भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, है ना। उन्होंने कसम खाई कि हमें क्या करना है, कुछ ऐसे प्रयास करने हैं ताकि हर लेवल पर हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि जो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसमें कमी आए। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करेंट रेट ऑफ इन द इन द करेंट रेट ऑफ biodiversity loss in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels। हर लेवल पर ऐसे प्रयास करने हैं, हर लेवल पे ऐसे प्रयास करने हैं हमें कि क्या हो जाए भाई, ये जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए। ऐसा 190 देशों के जो वहाँ पे लोग गए थे उन्होंने कसम खाई। ये बेटा चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, आज दूसरा लेक्चर था, कल हमने उसका पहला लेक्चर भी पढ़ा था। तो पहले हमने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, जिसमें हमने स्टेबल इकोसिस्टम के बारे में जाना, डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर पाउल रिच के बारे में बातें करी, फिर लॉस पढ़ा बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट देखे हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस के, फिर कॉज देखे, फिर उसको बचाने का तरीका देखा, उसके यूज देखे कि क्या क्या है, और फाइनली अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।